Good morning, everyone. Myself, Sachin, mathematics faculty. I am post-graduate from RTMNU. I was 5th university topper. Later, I did MSc in statistics and then MBA. I have been teaching maths for the last 25 years now. तकरीबन 25 साल हो रहे हैं. काफ़ी सारे बच्चे IITs में हैं, NITs में हैं, काफ़ियों का कैंपस प्लेसमेंट हो गया है MNCs में, एंड दे आर डूइंग ग्रेट. और मैं चाहता हूँ कि आप भी उनमें से एक हो, है ना. लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. हम भी करेंगे मेहनत, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट. और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ गाइस, तो मैथ्स में यार सक्सेस का जो भी फॉर्मूला है, दैट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ये बात बचपन में जितनी सच थी, ये बात आज भी उतनी ही सच है. प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी आप लोगों को. अच्छा, एक जो दिक्कत है मैथ्स के साथ में वो ये है कि काफ़ी बच्चों का जो बेसिक्स है उसमें ज़रा मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता है, राइट. तो हम क्या करेंगे, हम लोग 11th में इनिशियली 1.5 से 2 महीना सिर्फ बेसिक्स पे काम करते हैं. ग्रेजुअली वी मूव ऑन टू एडवांस लेवल, राइट. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वर्क ऑन इज़ स्पीड एंड एक्यूरेसी. इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है गाइस, कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अलोन इज़ नॉट इनफ. एंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो स्पीड एंड एक्यूरेसी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट. ऐसा होता है, ऐसा होगा शायद आपके साथ भी, कि सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, राइट. बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन गिवन टाइम, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है, राइट. तो हमको स्पीड और जो एक्यूरेसी है उस पर भी काम करना है. और आप उसकी चिंता नहीं करें. यहाँ से आपको बहुत सारी शीट्स मिलेंगी, आपको DPPs मिलेंगी, मॉक टेस्ट होंगे, मैं काफ़ी सारे शॉर्टकट्स ट्रिक्स आपके हाथ में करूँगा शेयर, है ना. तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड और जो एक्यूरेसी है वो एनहांस हो जाएगी, राइट. बाकी हम लोगों का जो अल्टीमेट एम होता है वो ये है कि यार जो भी अपने बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट है ना वो बना रहे और वो मैथ्स को एंजॉय करें, ताकि हम भी उनको जो है पढ़ाना एंजॉय करें, राइट. सो दैट्स इट गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एंट्रेंस जर्नी, एंड सी यू सून. थैंक यू. हेलो एवरीवन. और बच्चों, अभी आप 10th पास आउट हो गए, रिजल्ट दमदार लगा, नो प्रॉब्लम. अब बात आती है आगे क्या. और आगे क्या, तो अपने दत्तावाड़ी एरिया में सबसे बड़ा और अच्छा क्लास जो है वो है एंट्रेंस जोन वत्सल एकेडमी. और मैं ये कहता हूँ आपको कि आप यहाँ पे एडमिशन्स ज़रूर लो. और अपने यहाँ के जो क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं वो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाले. अब बात आती है, मैं आपके सामने आया हूँ, तो एक्चुअली मैं यहाँ का केमिस्ट्री फैकल्टी विलास सर, MSc BEd, post graduation diploma in analytical chemistry and other certificate courses from abroad. तो एक्सपीरियंस 35 ईयर्स. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके लिए जो करना चाहता हूँ वो है केमिस्ट्री. अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपने 10th में सुना होगा कि बहुत सारी रिएक्शंस 10th में देखा होगा, फार्मूलेज देखा होगा, और लगता है यार ये अपने को जमने वाला है नहीं. क्योंकि केमिस्ट्री बोले तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे कि अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले लेते. खास करके सब्जेक्ट होता है बायो, क्योंकि वो खुद के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक. बट नाउ यू नो द, मैं आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ये बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है तो नॉट फोकस ऑन ओनली वन सब्जेक्ट, रिक्वायर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स. और हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना इज वेरी मस्ट. अब बात आती है, हर सब्जेक्ट के फैकल्टी ने अब अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दिए. अब मैं बात करूँ अपने केमिस्ट्री के बारे में. क्या केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप लोग? यस, नो प्रॉब्लम.
केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो जाता है फिजिकल में, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स आर थ्योरेटिकल। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इनऑर्गेनिक में, वहां पे भी कोई इश्यू नहीं है। देन मेन प्रॉब्लम जो आता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही एक केमिस्ट्री ऐसी है कि वो एक तो आपका केमिस्ट्री का स्कोर बहुत डाउन करेगी या फिर अप करेगी। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आप इसको लेके चलते हो तो कैसा, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करूँगा अपने टीचिंग मेथड से। और सबसे पहले होता है टीचिंग मेथड में नंबर 1 आपका हमारे पर विश्वास होना, आपका इंस्टीट्यूट पे विश्वास होना, और खुद पे सबसे बड़ा विश्वास होना। नाउ तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, नंबर 1 स्टडी मटेरियल। ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली द एनसीईआरटी सिलेबस, सो दैट हम लोग जब यहाँ पे पढ़ाते हैं सभी हमारे की फैकल्टी, लेकिन खास मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो हम लोग जो चलते हैं स्टडी मटेरियल को लेके, तो पहला स्टडी मटेरियल होता है एनसीईआरटी बेस्ड, और वो है टेक्स्ट बुक। और हमारे यहाँ की जो नोट्स है हमारी क्लास की वत्सल एकेडमी की, ये भी नोट्स होती है यहाँ के क्वेश्चन से लेके यहाँ से तैयारी जो होती है वो सभी उस बेस पे होती है। अब बात आती है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बुक होती है बच्चों, कोई भी बोलेगा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लूंगा मैं, वैसे नहीं है। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका चाहिए, उसका हर सेंटेंस, एक पैराग्राफ आप एक ही नहीं करोगे, कम से कम 10-10 पेज का कंसेप्ट दे चुकता है। और ये हम लोग सिंपली इस कंसेप्ट को क्लियर करवाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे उसको कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना इज वेरी मस्ट। देन यू नो द ट्रिक्स ये सेकेंडरी चीज होती है, सेकेंडरी चीज है ट्रिक्स। इंपॉर्टेंस होता है थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि हम लोग ट्रिक्स यूज करते, बट बहुत बार मैंने क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया कि वहां पे वो ट्रिक्स काम ही नहीं करती जब तक कि उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो इसलिए सबसे पहले नंबर 1 स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी बेस, जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे। देन थ्योरेटिकल कंसेप्ट ईच एंड एवरी टॉपिक्स। देन नेक्स्ट इज द ट्रिक्स जरूरी है बट हर जगह नहीं लगेगी इसलिए। देन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये सब चीज होने के बाद में रेगुलर स्टडी होना जरूरी है। और हर बच्चों ने कम से कम घर में 30 to 40, 50 MCQ सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने से काम नहीं बनता, उसमें से जो सबसे पहले जो MCQs नहीं जमते, कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी MCQ सॉल्व करते समय हाई लेवल का मत लो, बेसिक से जाओ। वो बेसिक क्वेश्चन दिखता भी नहीं एग्जाम में, बट बेसिक क्वेश्चन क्लियर होते तो एट दैट टाइम एंट्रेंस के हाई लेवल के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते, क्योंकि वो ट्रिकी आते हैं, उसको ट्विस्ट करके पूछा जाता है। तो जब आप MCQ सॉल्व करोगे घर में, हो सकता है आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो, देन नेक्स्ट आधा घंटे की जगह 15-20 ऐसे धीरे धीरे 15 मिनट, उसके बाद फिर वो 10 मिनट, ऐसे करते करते 1-2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। और ये सब सॉल्व करते समय वहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपको नहीं समझा MCQs या कुछ प्रॉब्लम आता है तो वहाँ से आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर, रिमूव द एरर, और उस एरर को रिमूव करना नहीं जम रहा है तो कॉन्टैक्ट विद यूर रिस्पेक्टेड फैकल्टी, और हम लोग उसके लिए ट्राई करेंगे। और यहाँ पे होने वाला जितना भी एंट्रेंस के लिए तैयारी जो है, बाकी जितने भी इसके हमारे यहाँ के जो प्लान है, तुम्हारे टेस्ट सीरीज के एजुकेशनल प्लान जितने भी है इसमें, कि कैसे टेस्ट ली जाएगी, क्या किया जाएगा, कैसा शेड्यूल है, तो हमारे इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है हंसराज सर, ये आपको उसके बारे में पूरा बता देंगे। तो यहीं पे मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ, और हम लोग मिलेंगे 20 मई को। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, तो this is an informational video for you students, just to inform you that the entrance classes are commencing from 20th of May at Vatsala Academy, as you know it very well. So myself Aniruddha sir, I teach physics of entrance level of JEE, NEET and CET. तो जैसा कि मैंने अभी बोला कुछ देर पहले, ये एक ओरिएंटेशन वीडियो है और कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और
बेसिक बातें जैसे कि क्या लेवल पे जाके हमको पढ़ाई करनी होगी, किस लेवल पे जाके हमको अपना प्रिपरेशन करना होगा, ऐसी कुछ बेसिक बातें हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो अच्छे से, और आपने अपने सीनियर से भी सुना होगा कि तीनों सब्जेक्ट्स को कंपेयर करें अगर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो फिज़िक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर स्टूडेंट को समझ में ना आए या जिसके क्वेश्चन स्टूडेंट से ना बने तो ये बात उसके मन में हमेशा खटकती रहती है। बाकी कोई सब्जेक्ट अगर वीक हो, जैसे केमिस्ट्री मान लेते, मैथ्स मान लेते, तो फिज़िक्स के दम पे वो थोड़ा बहुत उसको कवर करने की कोशिश कर सकता, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है मन में। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एक आध सब्जेक्ट वीक रहने से एग्ज़ाम क्रैक हो जाती। बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़िज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपको अच्छे से आ जाए तो वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे कॉन्फिडेंस दिलाता है। लेकिन अगर ये वीक है तो बाकी के सब्जेक्ट स्ट्रांग रहने के बाद भी मन में एक बात हमेशा पोक करती रहती है कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते। पर फिज़िक्स के क्वेश्चन बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसा कि एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल की बात करें अगर, तो क्लास 9-10th में जो आपका सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, उसमें आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट सेक्शन अनसीन पैसेज रहता है। जो उनको पता नहीं होता पैसेज कहाँ से आने वाला है, उसमें मेरा ख्याल है हमारे टाइम पे 4-5 क्वेश्चंस आते थे। आपके टाइम पे अभी कितने आते हैं उतना मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन अनसीन पैसेज पक्का आता है। तो कितना भी एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, उसको अच्छे से पता होता है और उसको खुद में बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस तो कर ही लूँगा। कॉन्फिडेंस उसको इसलिए होता है क्योंकि उसको दिमाग में एक बात होती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इसी पैसेज में छुपी हुई है, और अगर मैं इसको ढंग से पढ़ूंगा तो ये 4-5 क्वेश्चन के आंसर मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट फिज़िक्स में या और सारे सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई होता है। अगर आपके पास सब्जेक्ट की पूरी जानकारी है तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और अगर आपके पास सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक की पूरी जानकारी नहीं है तो वही क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगने लगेंगे। तो क्लास में मेरी पूरी कोशिश यही होगी, और आई एम श्योर बाकी फैकल्टीज़ भी जिनसे आप अभी मिलेंगे उनकी भी कोशिश यही होगी कि जितना हो सके आपको पूरा कवरेज दिया जाए सारे कंसेप्ट्स का, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आपको ऐसा लगे एक बार पढ़ने में कि ये हमको सर ने पढ़ाया है, और कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। ताकि वही बात जो अनसीन पैसेज में सॉल्व करते वक्त होती थी कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होते थे क्योंकि क्वेश्चन के आंसर वहीं छुपे होते थे, वैसा ही सेम फील आपको अभी भी आने लगे कि हमारे पास तो पूरी जानकारी है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो हमसे अटेम्प्ट ना हो पाए। तो इस लेवल पे जाके अपन अपना प्रिपरेशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ताकि कम से कम कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए और PYQs की हम प्रैक्टिस कर पाए। तो जैसा कि मैंने बताया, फोकस हमारा इसी बात पे होगा कि जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से आपको दूं, ताकि आपको ऐसा महसूस ही ना हो कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। और एंट्रेंस लेवल पे कुछ भी डिफ़िकल्ट या कुछ भी इजी नहीं होता, होता सिर्फ ये है कि या तो स्टूडेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है या तो नहीं होती। जिनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जिनके सारे कंसेप्ट कवर हुए होते हैं, उनको सारे क्वेश्चन ईजी लगते हैं, और जिनके पास नहीं होती है उनको वही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो इजी और डिफ़िकल्ट का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट ने कितना कवर किया और कितना छोड़ दिया है। दूसरी बात, JEE और नीट में
जैसा कि आपने पिछले कुछ 2-3 पेपर्स में देखा होगा, फिज़िक्स के क्वेश्चन में कोई ख़ास फ़र्क रह नहीं गया है। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर तो नीट का पेपर ऑलमोस्ट एडवांस लेवल का आ चुका था। तो बेहतर है कि हम नीट का भी फिज़िक्स जेई लेवल पे जाके ही करें, ताकि सेफ रहे हम, कि कल को हमारे साथ भी ऐसा हो जाए कि डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए तो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। तो बस मेरा मुद्दा यहाँ पे आपको यही समझाना था कि पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज मेरी तरफ से आपको मिलेगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये तो मेरे से हुआ नहीं है कवर। ये मेरा मुद्दा था बताने का। दूसरा ये कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी फिज़िक्स के दम पे जो आपका इंटेलेक्ट डेवलप हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो आपका प्रोग्रेस हो, वो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम में आए। मेरी कोशिश यही होगी। बाकी रियल लाइफ में भी जैसे हम जब छोटे थे तो हमारा दुनिया के प्रति नज़रिया बहुत अलग था। हम हर चीज़ में सवाल करते थे। ऑब्वियसली हमारे फादर से, हमारे बड़े रिलेटिव से हम छोटी छोटी बातों को लेकर सवाल करते थे। ये आसमान में तारे कितने होते, पेड़ को जब हम पानी देते हैं तो पानी ऊपर कैसे पहुंचता है। बाय द टाइम आपने नोटिस किया होगा कि आपके ये सवाल ही गायब हो गए धीरे 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 करके, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जिस सिस्टम में हो वो सिस्टम डिमांड करता है कि आप मैक्सिमम चीज़ें रटें। स्कूल सिस्टम हमारा, पर एंट्रेंस लेवल ये डिमांड नहीं करता। आप रट नहीं सकते। आप कितनी किताबें रटेंगे, आप कितने क्वेश्चंस रटेंगे? आपको अपना लॉजिक बिल्ड करना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको सब्जेक्ट समझना ही पड़ेगा। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, ये जो आपके बचपन के सवाल थे ये एकदम से गायब हो गए। उन सारे सवालों का जवाब आपको धीरे धीरे करके मिलेगा। जैसे कि किसी बहुत बड़े पेड़ को अगर आप विजुलाइज करो, इमेजिन करो, तो उस पेड़ के आखिरी लीफ तक पानी पहुंचता है बिना किसी मोटर के। ज़मीन से वो पेड़ रूट्स के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करता और अपनी आखिरी लीफ तक पहुंचाता है। तो ऐसा कैसे होता है? जबकि हमारे घर में तो वाटर टैंक तक पानी पहुंचाने के लिए हमको मोटर की ज़रूरत पड़ती है। तो पेड़ में तो कोई मोटर होती नहीं है। दूसरी बात, स्टार्स वाइट ही क्यों दिखते हैं? सन येलो ही क्यों दिखता है? स्काई ब्लू क्यों होता है? आई एम श्योर 9th-10th में आपने स्काई ब्लू क्यों होता है ये आपने पढ़ा होगा। पर इससे एक लेवल ऊपर जाके आप एंट्रेंस लेवल पे ये जानोगे कि जिसको आप स्काई बोलते हो वो तो स्काई है ही नहीं। वो स्कैटरिंग कंसेप्ट पे बेस्ड एक ब्यूटीफुल फिनोमिना है। स्कैटरिंग के बेसिस पे आपको कलर ब्लू दिखता है। अगर स्कैटरिंग नहीं हो रही होती तो आपको कलर ब्लैक दिखता। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। स्टार्स का कलर वाइट ही क्यों है वो भी आप जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, कि जिन बॉडीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वो आपको वाइट दिखती है, थोड़ा कम टेम्परेचर होता है तो ऑरेंजिश येलोइश दिखती है। ये सब आप बातें जानेंगे। कुल मिला के बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे नेचर में चीज़ें कैसे काम करती है, यूनिवर्स में सब कुछ कैसे काम करता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको फिज़िक्स में मिलेंगे। इवन आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो फिज़िक्स सीख कर। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि जब आपको किसी ने एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक कार चल रही है 20 km/h की स्पीड से, तो बताओ ये कितने आवर्स के बाद, कितने घंटों के बाद
40 किलोमीटर कवर करेगी। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इसका जवाब देने के लिए आपको खुद कार में बैठ के कार 20 की स्पीड से चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पेपर पेन पे बता सकते हो आसानी से कि 2 घंटे लगेंगे। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब ही ये है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर होता है, तो 2 घंटे में ऑब्वियसली 40 किलोमीटर कवर होंगे। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन ही तो हुआ, बहुत बेसिक लेवल पे हुआ। बड़े लेवल पे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाओगे ये सब सीख के। तो बस बाकी आप क्लास आइए, कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व आराम से हो जाएंगे। तो 2-3 बात जो मेरी मेन बातें थी वो मैं फिर से बोल देता हूँ। कवरेज एग्जॉस्टिव होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ छूटा ही नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो सब कवर किया है। दूसरा, पूरी कोशिश करूँगा मैं कि आपका लॉजिक बिल्ड हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप प्रोग्रेस करें, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो। और तीसरा जो हमारा मकसद है, एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पाए। जो भी स्टैंडर्ड किताब आप रेफ़र करो, आप क्लासरूम कोचिंग के बाद अगर अपने घर पे कोई भी किताब लेके बैठो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपसे हो पाए, ताकि आप कॉन्फिडेंस गेन करो। और आखिरी बात बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने दिमाग में एंट्रेंस के प्रिपरेशन के दौरान अपने दिमाग में ये बात हमेशा इंस्टिल्ड रखना, और वो बात ये है कि साइन वेव का कर्व हमेशा दिमाग में रखे अपने। आई एम श्योर सारे स्टूडेंट्स को पता होगा साइन वेव क्या होता है। साइन वेव में एक पॉजिटिव पीक आता है, एक नेगेटिव पीक आता है, और एक नेगेटिव पीक के बाद फिर से पॉजिटिव पीक आता है रेगुलर इंटरवल्स में। तो आप अपनी जर्नी में नोटिस करेंगे कि बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, जो आपने पढ़ के आए थे क्लास की टेस्ट में वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स खुश हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी तारीफ़ कर रहे कि यार मेरे से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, तुझसे कैसे हो जाते। और फिर जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, साइन वेव में इस पॉजिटिव पीक के बाद 100% आपकी जर्नी में आपका नेगेटिव समय आएगा। आप नोटिस करेंगे बेवजह आपसे चीज़ें गलत हो रही है, सिंपल क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स अननेसेसरीली आप में फ्लॉज निकाल रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन में कंपेयर कर रहे हैं आपको। तो ये सबसे अगर आप निराश होंगे, अगर आप डिसिप्लिन से हट के ये सब चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लेंगे, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस नेगेटिव ड्यूरेशन के बाद जो पॉजिटिव ड्यूरेशन आने वाला है वो आप देख नहीं पाएंगे, अगर आप इसी में फंस के रह जाएंगे। तो सबकी जर्नी में ये नेगेटिव पीक वाला समय आएगा, सबकी जर्नी में आएगा, और वही स्टूडेंट सरवाइव कर पाएगा जो पेशेंस के साथ अपना प्रिपरेशन शुरू रखता है, इसमें भी अपनी प्रैक्टिस शुरू रखता है। नो मैटर कितनी भी उसके साथ गलत चीज़ें हो रही हो, उसको बेवजह डांट पड़ रही हो टीचरों से, पेरेंट्स से, लेकिन वो अपना हार्डवर्क शुरू रख रहा है, कुछ भी हो जाए अपना स्टडी टाइम टेबल कंप्लीट कर रहे हो, तो डेफिनेटली इस नेगेटिव पीक के बाद पॉजिटिव पीक भी आएगा, डेफिनेटली। वो नोटिस करेगा, वो तुक्के मार रहा तो भी राइट हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुक्के मारना चाहिए, एक बात समझाना चाह रहा आपको कि पॉजिटिव पीक में यही होता है, आप जो पढ़ते हो वही आता। आप अगर एक अजम्पशन लेके कोई क्वेश्चन का ऑप्शन टिक करते हो तो वो राइट भी हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहावत भी है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। करना पड़ेगा आपको, जुटे रहना पड़ेगा। और फिर जब ये पॉजिटिव पीक आता है तो इसको भी दिमाग में नहीं बिठाना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ये याद रखना है कि ये टेम्प्ररी है, इसके बाद पक्का नेगेटिव पीक आएगा, वो ड्यूरेशन आएगा, तो उसको भी दिमाग में नहीं बिठाना है, डिसिप्लिन में रह के अपनी प्रैक्टिस शुरू रखनी है।
तो थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रवीण राउत। मैं यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और कम से कम अभी मुझे 25 से 30 साल हो गए फिजिक्स पढ़ाते हुए। मेरा एजुकेशन बेसिकली इंजीनियरिंग में हुआ है। मेरा बीई मैकेनिकल और एमटेक मैकेनिकल में हुआ है और काफ़ी सारे बच्चों को अभी तक हमने नागपुर में अच्छे से स्कोर करके उनको आईआईटी, जेईई, एनआईटी कॉलेज में हमने उनको भेजा है। यहाँ पे वाड़ी में हम लोग जो यहाँ पे बैच शुरू करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले सीईटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद में जेईई लेवल का और नीट लेवल का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। उसके साथ में आपको स्टेट बोर्ड की भी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। और एक बात और बताना है बच्चों आप लोगों को कि जब हम यहाँ पे एक सिलेबस कंडक्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग कम से कम 1 से 1.5 महीने तक हमको आपको ब्रीच कोर्स प्रोवाइड करेंगे, विच इज़ द गैप इन बिटवीन 10th एंड 11th 12th, राइट। तो वो जो है बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल्स, वो आपके सबके क्लियर होने चाहिए। जब तक आपके वो क्लियर नहीं होंगे तब तक यहाँ पे हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। ये बात आप अच्छे से समझ लो। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वही करने वाले हैं कि हम लोग कम से कम आपको 1.5 महीने तक वो ब्रीच कोर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। उसमें आपका पूरा बेसिक और कंसेप्ट जो है, फंडामेंटल जो है, वो सब क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। फिर आप देखना आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन जमने लगेंगे। और एक बात कहना था कि जो अभी फिजिक्स का सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, उसमें फिजिक्स जो है वो सबसे पहला जो पेपर रहता है, चाहे बोर्ड का हो चाहे फिर एंट्रेंस का पेपर हो, उसमें पहला जो पेपर रहता है वो फिजिक्स का ही रहता है और बच्चों को थोड़ा फिजिक्स टफ जाता है, ठीक है। वो टफ जो जाता है वो हम उसको सिंपल वे से प्रैक्टिकली कुछ डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल लेंगे, उसको सिंपल करके आपको पढ़ाने वाले हैं ताकि आप फिर फिजिक्स को प्यार करने लगोगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर अभी वाड़ी एरिया में बहुत ही बढ़िया क्लास में आप लोगों को सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसलिए आपको बहुत अच्छे से, मतलब जहाँ नागपुर में हम लोग क्लासेस लेते हैं वहाँ से आके फिर यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टीज़ और उनके अंडर में आपको गाइडेंस मिलने वाला है। तो इसलिए आप यहाँ पे आइए, आपका वेलकम है और ज्वाइन कीजिए और फिर देखिए आपको 1 हफ्ते के अंदर फ़र्क पता चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा। You can feel the difference in this Wadi area. Thank you.